नमस्ते ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है इसमें मैं सिर्फ न्यू स्टूडेंट्स जो भी नए लगभग जो 9th क्लास में आया है या 8th क्लास में आया है या जो भी क्लास में अभी नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार अभी अपने पिछली बार एनसीईआरटी का सामना किया था जिन्होंने और अब एनसीईआरटी को देखने वाले हैं, तो हो सकता है उनको कुछ चीज़ें हैं जो समझ में कम आ रही होंगी, थोड़ा अजीब लग रहा होगा, घर पर बैठे होंगे, अभी मन विचलित होगा आपका कि कहाँ से शुरुआत करें, थोड़ा कंफ्यूज भी होंगे आप, है ना। उसी बेस पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा और उन्हीं चीज़ों का आपको ढंग से समझना भी है। तो मुझे लगता है कि जो नए हमारे विद्यार्थी हैं जो 9th क्लास में भी आएंगे या जो 10th क्लास में भी जाएंगे, उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है मैथमेटिक्स का जिसको अगर आप समझ गए, उसके बेसिक्स को अगर आपने पकड़ लिया तो पूरी मैथ लगभग आपके हाथों में होती है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है पूरे साल। और अगर ज्योमेट्री आपके ऊपर से चली जाती है तो आपको चीज़ें बहुत कम हाथ पड़ती हैं। और मोस्टली टीचर्स जो होते हैं अपने, वो स्कूलों में भी उनकी एक साइकोलॉजी होती है कि वो हमेशा ज्योमेट्री से स्टार्टिंग नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि ज्योमेट्री एक इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है। हाँ, बट मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर कटाक्ष कर रहा हूँ कि ज्योमेट्री एक इंटरेस्टिंग ही टॉपिक है। ज्योमेट्री बहुत ही इजी है, बशर्त उसको पढ़ने में मज़ा आना चाहिए और पढ़ाने वाले के पास थोड़ा सा हल्की फुल्की एक कला होनी चाहिए कि बच्चों में ज्योमेट्री के प्रति डर ना बना करके उनको थोड़ी अच्छी दिशा दिखाई जाए और उनको थोड़ा मज़े से पढ़ाया जाए। तो प्यारे बच्चों, 9th क्लास में ज्योमेट्री में तुम्हें जो सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ेगा वो एक चीज़ है, वो है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी से आपका सामना होगा। हिंदी मीडियम में मैं बात करूं तो सर्वांग समता से आपका सामना होगा। अब सर्वांग समता क्या चीज़ है उसे समझ लो। जैसे मैं बात करूं तो बहुत आसान से एग्जाम्पल के तौर पर, हाँ, जैसे मैं हल्के फुल्के एग्जाम्पल मुझे लाने पड़ेंगे अभी यहाँ पर, थोड़ा वेट करिएगा प्यारे बच्चों, बिकॉज एग्जाम्पल्स लाने के लिए टाइम लगता है। देखो, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने यहाँ पर कलेक्ट कर लिए हैं, आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। तो टॉपिक है अपना कॉन्ग्रुएंसी। इसको पढ़ने के बाद आपकी जो 9th क्लास की ज्योमेट्री है वो आपको बहुत आसान लगेगी, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस पूरा वीडियो ढंग से देखना, मन लगा के देखना, और मैं भी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और आप भी उतनी श्रद्धा के साथ, उसी विश्वास के साथ इस वीडियो को प्यार से देख के जाना, ठीक है। आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छा फील होगा। देखो, कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, एक कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है ये वाला। इसको मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आए। ज्योमेट्री में अपने पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो सिमिलरिटी और एक होती है कॉन्ग्रुएंसी। इसको बोलते हैं हिंदी में अपन समरूपता और इसको बोलते हैं अपन सर्वांग समता। दोनों मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, शब्दों पर ध्यान देना, शब्दों का ही पूरा खेल है। देखिए, इसमें बात करूं मैं सर्वधन अंग, धन सम धनता, ता इसमें प्रत्यय लगा लीजिए आप। अब सर्वांग समता मैंने इसलिए आपको हिंदी बताई है इसकी। सर्व मतलब सभी, अंग मतलब हिस्से और सम मतलब समान, ता उसमें प्रत्यय आ गया। अगर सभी, कोई भी दो चीज़ों के सभी हिस्से पूर्ण रूप से समान हो जाते हैं उसे हम सर्वांग समता बोलते हैं। इंग्लिश में प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। देखते जाओ। सिमिलरिटी का मतलब क्या है, सम, ये हो गया सम और इसमें आ गया रूप और ता प्रत्यय यानी कि रूपता। सम मतलब समान, रूप मतलब दिखने में,
रूप मतलब रूप, आकार, रंग। बोले तो कोई भी दो चीज जो दिखने में एक जैसी हो उसे हम बोलते हैं समरूपता। समरूपता, सिमिलरिटी आपको 10th क्लास में जाके काम आएगी और कॉन्ग्रुएंसी आपको 9th क्लास में ही काम आएगी। बात करूं इन दोनों में से कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। दोनों के बिना ज्योमेट्री इधर से उधर नहीं टहलती है। अब देखो, मैं थोड़ी सी आपकी भूमिका तैयार करता हूं कि इनको क्यों पढ़ना ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, सभी आपने सुना होगा कि कोई भी जो पैरेललोग्राम होता है या कोई भी जो अपने पास एक आयत होता है, रेक्टेंगल होता है, कोई भी स्क्वायर होता है, इनके डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं। डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि इनके विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। ये डायगोनल होते हैं। देखिए, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ, पर अब मैं ज़्यादातर इंग्लिश में ही बोलूँगा। मुझे लगता है कि अगर मैं हिंदी में बोलूँगा थोड़ा मिक्स हो सकता है और आपका इंटरेस्ट कम हो सकता है, तो मैं अब प्योर थोड़ा इंग्लिश में ही आपको बताऊँगा सारी चीज़ों को। जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ ABCD, और ये हो गया अपने पास ABCD। ये अपना हो गया एक रेक्टेंगल और ये हो गया अपना एक स्क्वायर। देखो इसमें सुनो, एक रेक्टेंगल के एक स्क्वायर के, एक रेक्टेंगल के स्क्वायर के विकर्ण आपस में डायगोनल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बात आपने 8th क्लास में, 7th क्लास में या 6th क्लास में एक वन लाइनर पढ़ी होगी कि जो स्क्वायर होता है उसकी ऑपोजिट साइड्स यानी कि ऑल साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल। एक जो अपने पास रेक्टेंगल होता है उसकी ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल। तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये बातें मास्टर से सुनी हैं या मैडम से सुनी है, इन बातों को सुनकर के आपने रट्टा मार लिया। इनको क्या है कि जो मैथ होती है ना अपनी, मैथ ऐसे नहीं मानती कि होता है ये आपने एक लाइन में बोल दिया। मैथ बोलती है कि मुझे तो प्रूफ करके बताओ, मैं तो तब मानूंगी। मैथ ऐसा बोलती है हमसे। तो ये क्यों होते हैं इक्वल, ऑपोजिट साइड्स क्यों इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में, ऑल साइड्स क्यों होती हैं इक्वल किसमें, एक स्क्वायर में, ईच एंगल क्यों 90 डिग्री होता है, इन क्यों के जवाब आपको मिलेंगे किससे, ज्योमेट्री से। और ज्योमेट्री में भी किससे, सिमिलरिटी से और कॉन्ग्रुएंसी से। इसलिए इनको हम पढ़ते हैं, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी को। तो 9th क्लास में सिमिलरिटी आपके लिए मोस्ट है, क्योंकि आप पहले पड़ाव की ओर चल रहे हो ज्योमेट्री में, और सिमिलरिटी 10th क्लास में आके मोस्ट है। इन दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो सिमिलरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है अपनी ज्योमेट्री में और कॉन्ग्रुएंसी उससे थोड़ा सा कम। लेकिन ये वाली जो सिमिलरिटी है अपनी, इसके बिना नहीं चल सकती, इसकी हेल्प इसमें लगती है। तो कुल मिला के बात ये निकलती है अपनी, तो पहले अपन को कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना ज़रूरी है, तभी जाके अपनी मैथ बनेगी स्ट्रॉन्ग। और मैं तुमको एक बात और बता दूं, जिस बच्चे की मैथ स्ट्रॉन्ग, जिस बच्चे का मैथ अच्छा, समझ लो सब कुछ अच्छा। कहने का मतलब ये है कि जिस बच्चे के सेल्स दिमाग का ब्रेन अच्छा काम करेगा मैथ्स में, वो लगभग सारी चीज़ों को परफेक्टली कर लेता है। आप देख लेना, क्लास में एक सर्वे भी कर लेना आप, जिस बच्चे का मैथ अच्छा होता है ना, वो सारे सब्जेक्ट आसानी से पढ़ लेता है। समझने, उसकी जो समझ होती है ना, सोच, वो थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि मैथ्स में सोचने का काम है, दिमाग लगाने का काम है, बस चीज़ों को समझने का काम है। एक बार आप समझ गए ना तो सारी चीज़ें हो जाती हैं इजी। रट्टा नहीं मार सकते आप यहाँ पर, क्योंकि रट्टा मारी हुई चीज़ें ज़्यादा नहीं चलती हैं। ये आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ। अब मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझाता हूँ कि कॉन्ग्रुएंसी में है क्या। ये अपनी बेसिक क्लास है, स्टार्टिंग की क्लास है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। और मोस्टली मैं टाइम भाई लेता हूँ जब भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं कभी घसीट नहीं काटता, घास नहीं काटता। आराम से चीज़ों को समझाना चाहिए, वही एक अच्छी पढ़ाई है, वही पढ़ाई ज़्यादा टिकती है अपनी। देखो, 2 दिन कसरत करके कोई भी खली नहीं बन जाता। कॉन्ग्रुएंसी की अगर मैं बात करूं तो उससे पहले अपन को कुछ बातें और समझनी जरूरी है। ये जो मैंने साइन थोड़ी देर पहले लगाए थे, इसमें नीचे वाला साइन है इक्वल का, इक्वल, और ये ऊपर वाला साइन है ना, ये है अपने सिमिलरिटी का साइन। ये तुमको मैं आसानी से समझा दूंगा थोड़ी देर में कि कहाँ, क्यों, कैसे यूज इनको हम करेंगे। तुम पहले ये समझो कि सिमिलरिटी और ये कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है।
देखो ये बच्चों एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, ए बी सी पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल अपने कैसे हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल हैं, या फिर ऐसे मानो इक्विलेटरल ट्रायंगल है दोनों। ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर, हर एक साइड 5 सेंटीमीटर है। तो ये जो दोनों ट्रायंगल है अपने, दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मैं कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा रहा हूँ आपको, और जब कोई चीज़ें आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उसको मैं क्या बोलूँगा, देखिए कॉन्ग्रुएंसी और कॉन्ग्रुएंट दो शब्द मैं यूज करूँगा, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, कहीं मैं कॉन्ग्रुएंट बोलूँगा, कहीं मैं कॉन्ग्रुएंसी बोलूँगा, दोनों एक ही चीज़ है ना, कंफ्यूज मत होना ज़्यादा। ये दोनों, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, आपस में कैसी हुई है, कॉन्ग्रुएंट हुई, दोनों फिगर हुए कॉन्ग्रुएंट। क्यों, कैसे, क्या होता है इसमें, सुनो। इस फिगर को उठा के अगर मैं इस फिगर के ऊपर रख दूं, ढंग से सुनना, इस फिगर को उठा के अगर मैं इस फिगर के ऊपर रख दूं, तो ये फिगर इस फिगर को, इस आकृति को, ये वाला डायग्राम इस डायग्राम को पूरी तरीके से कवर कर लेगा, बिकॉज ये वाली साइड 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, तो इसको पूरा कवर कर लेगा, ये कर लेगा ना। जैसे मेरा ये हाथ देखिए लेफ्ट हैंड, और ये देखिए राइट हैंड, लेफ्ट राइट पर गौर मत करना, सिर्फ हाथ देखो। इन दोनों को अगर मैं एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से लाता हूँ तो एक दूसरे को फुल कवर कर लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि देखिए आपको क्या मेरा पिछला हाथ दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे नहीं। अब ज़बरदस्ती देखने की कोशिश मत करना, समझने की कोशिश करो। तो मेरा पिछला हाथ नहीं दिखाई दे रहा, ये वाला हाथ मेरा है जो इसको पूरा कवर कर रहा है। क्यों कवर कर रहा है, क्योंकि ये दोनों है ना जो आकृति में, लेंथ में, हर जगह से लेंथ में कैसे हैं, इक्वल है, बिल्कुल इक्वल हैं। तो कोई भी चीज़ें जब फुल आपस में हर जगह से, हर एक एंगल से फुल इक्वल होती हैं, वही कॉन्ग्रुएंट होती हैं। एग्जाम्पल सुनो, जैसे मेरे पास ये इंक है मार्कर के लिए, तो ये आप देख रहे होंगे, एक आप ये डब्बी देख रहे होंगे ना। तो अब दोनों को अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल सिमिलर है दोनों। सिमिलर बोले तो दिखने में समान के साथ साथ दोनों का आकार, दोनों के जो ये ढक्कन वगैरह हैं, जो भी कुछ है, इसकी बॉडी वगैरह जो भी कुछ है, ये सिलेंड्रिकल है अपने पास, ये सब कुछ इसका बिल्कुल सेम है ना। ये दोनों फिगर अपने कॉन्ग्रुएंट हैं। ये दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। और देखो, ये देखो, ये आपको ये मैथ्स दिखाई दे रहे होंगे, आपको माचिस बोलते हैं जिनको अपन, है ना भाई। ये दोनों बिल्कुल सेम है। ये दोनों प्यारे बच्चों, ये भी अपनी कॉन्ग्रुएंट है दोनों। अगर मैं इसको इसके ऊपर रख दूंगा इस तरीके से, तो इसने इसको फुल कवर कर लिया। अभी पिछला आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, अगर इधर से दिखाऊं तो आपको पिछला नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो ये देखो, इसकी ये वाली लेंथ इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इधर से ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये भी इक्वल है। मतलब हर जगह से आपस में इक्वल हैं। इसे ही अपन बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। ये कॉन्ग्रुएंसी है। अब मैं आपको बताता हूँ कॉन्ग्रुएंसी कहीं होगा कहाँ नहीं। अब देखो, ये चीज़ और ये चीज़, दोनों में अपन लिक्विड भर सकते हैं। क्या आपको कहीं से इक्वल दिखाई दे रहे हैं? आप कहेंगे कि सर नहीं दिखाई दे रहे, तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। गोल होने से कोई चीज़ कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाती है, उसकी सारी चीज़ें आपस में इक्वल होनी चाहिए। जैसे ये, इसका मैच किससे खाएगा, इससे, ना कि इससे। तो ये इनके कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इस बात को आप भली भांति समझ गए होंगे। सिमिलरिटी कहाँ होगी फिर? आप सोचेंगे फिर सिमिलरिटी कहाँ होगी। अब जब सिमिलरिटी आएगी तो सिमिलरिटी बता दूंगा। पहले कॉन्ग्रुएंसी समझानी थी आपको। सिमिलरिटी 9th में काम आने वाली है नहीं, आपको सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी काम आएगी। उम्मीद करता हूं कि आप कॉन्ग्रुएंसी को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्ग्रुएंसी के कुछ रूल वगैरह मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले कुछ और चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ, उन पर गौर करो आप। कुछ बेसिक बातें जो कॉन्ग्रुएंसी वगैरह पढ़ने से पहले आपको जाननी चाहिए। कुछ बच्चों को आती होंगी, लेकिन आपको सबको समझनी ज़रूरी है बातें। देखो, मैं आपको पहले ट्रायंगल्स के टाइप बता देता हूँ, कौन कौन से टाइप होते हैं अपने।
देखो प्यारे बच्चों, ये एक मैंने ट्राइंगल बनाया है, इसमें ये वाला एंगल कितना है अपना, ये मैं मान रहा हूँ 60 डिग्री है और ये वाला मान रहा हूँ मैं 70 डिग्री है। आपको पता है कि कोई भी ट्राइंगल अपना, कोई भी ट्राइंगल क्यों ना हो, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, इनके अंदर इंटीरियर एंगल का सम बोले तो तीनों एंगल्स का सम 1 2 3, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता और नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखना। तो देखो 60 70 टोटल कितना हो गया 130, कितना और बाकी है 50। अब हो गया सबका 180 और 180 से कम भी नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखना। सबका सम कितना होगा 180, ना तो 180 से ज़्यादा ना 180 से कम। इस बात को मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों होता है 180 क्यों होता है। इसका देखो अब मैं क्यों बता रहा हूँ। ये एंगल देखो अपन ले लेते हैं, इसको मान लीजिए कि मैंने ले लिया इसको 30 डिग्री, ये एंगल ले लिया मैंने 90 डिग्री, ये 90 का साइन होता है अपना ना। और ये देखो 90 और 30 120, टोटल कितना होगा 180 और ये वाला बचा अपना 60। क्लियर है। उसके बाद देखो ये एंगल अपना देखो आपको दिख रहा होगा साफ साफ 90 से ज़्यादा खुल रहा है। इसको ले लेता हूँ मैं, मान लीजिए मैंने ले लिया 150 150 डिग्री, और इसको मैंने ले लिया, मान लीजिए कि मैंने ले लिया 20 डिग्री। 150 और 20 170, तो ये कितना बचा 10 डिग्री। तो सुन लो, इन सब का सम 180 होगा, इनका भी सम 180 होगा, इनका भी सम 180 होगा। 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता। कोई बच्चा सोचता है कि ये 20 ये 150 ये वाला 20 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा भाई। टोटल कितना हो जाएगा 190। 190 तुम्हारे घर से नहीं बन सकता है ना, ये ऑलरेडी बने हुए हैं भाई, 180 से ज़्यादा होगा ही नहीं। और सुनो, ये मैंने क्यों लिखे हैं यहाँ, इन सभी एंगल्स पर आप गौर करो। तो कोई भी एंगल आपको बताइए क्या 90 डिग्री से ज़्यादा है, आप कहेंगे सर नहीं। तो जो सभी एंगल हैं अपने, वो सभी एंगल अपने 0 डिग्री से कैसे अपने बड़े, 0 डिग्री से कैसे अपने बड़े। या चलो छोड़ो, इस तरह से आपको शायद कुछ अजीब लगे, मैं सीधा आम भाषा में बोल देता हूँ। देखो कोई भी एंगल इनमें 90 डिग्री के पास यानी कि बड़ा नहीं है, 90 डिग्री से सभी छोटे हैं। चाहे लास्ट रेंज इसकी 89 ही क्यों ना हो या 89 पॉइंट कुछ ना हो, 90 नहीं जाना चाहिए कोई भी एक भी एंगल। तो इस तरह के अपन ट्रायंगल को क्या बोलेंगे बताइए। इस तरह का जो भी अपना कोई होगा ट्रायंगल, इसको हम नाम देंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल हिंदी में मैं बात करूं तो न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज 90 डिग्री से कम तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक भी एंगल अगर आपको 90 डिग्री मिलेगा तो इस तरीके के अपन ट्रायंगल को क्या नाम देंगे प्यारे बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल देख लेना है ना। इसको हिंदी में बोलेंगे समकोण त्रिभुज। हिंदी में क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। एक भी एंगल अगर आपको 90 डिग्री से ज़्यादा मिलेगा, इस तरह के ट्रायंगल को नाम देंगे अपन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज, ध्यान रखना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। हिंदी में इसको नाम देंगे अपन अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। तो ये 3 त्रिभुजों के कुछ नाम है। अब आप बोलोगे कि सर क्या बच्चों वाली बातें बता रहे हो। प्यारे बच्चों, कोई भी चीज़ परफेक्ट करने के लिए बच्चों वाली बातें ही आनी ज़रूरी हैं। अगर बच्चों वाली बातें नहीं आती हैं तो कोई चीज़ समझना ही बेकार है, आपको समझ में नहीं आएंगी वो चीज़ें। कभी भी आपको मास्टर अगर कोई आके बेसिक क्लास में इन चीज़ों को बताता है, चाहे आप 10th क्लास में हो चाहे 9th क्लास में हो, किसी भी क्लास में क्यों ना हो, तो बच्चों को चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। मेरा मानना ये है पर्सनली। अब आप शुरू कर दो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। मात्र 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो परफेक्ट होते हैं, जो पिछली चीज़ों को जानते हैं, वरना पहले ही आप कोरोना में कोविड में सब कुछ भूल चुके होंगे। मुझे ढंग से पता है आपके बारे में खूब। तो इनको पढ़ो, आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ो। ये हो गए अपने 3 ट्रायंगल्स के मैंने टाइप बता दिया आपके। अब इन्हीं में आपको मैं कुछ और भी बताता हूँ, सुन लो। देखो मैं बना ही देता हूँ, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर कंफ्यूज हो जाओगे।
सुनिएगा। देखो मैं यहाँ पर बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, इसकी ये वाली साइड, इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड, तीनों साइड इक्वल हैं। इस तरीके का जो ट्राइंगल होगा अपना, उसको अपन नाम देंगे इक्विलेटर ट्राइंगल। इक्विलेटर ट्राइंगल हिंदी में बोलते हैं इसको समबाहु त्रिभुज। भाई इक्विलेटर, इक्वी किससे बना? इक्वल से, जिसकी तीनों साइड इक्वल, इक्विलेटर ट्राइंगल। कोई दिक्कत? तीनों साइड इक्वल, इक्विलेटर ट्राइंगल। आगे देखो, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसकी ये दोनों साइड कैसी है? इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या है कि ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, और 6 के अलावा कुछ भी हो सकती है। 5 5 5 भी हो सकती है, 2 2 2 भी हो सकती है, 100 100 100 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, सभी इक्वल होनी चाहिए बस। इसको देखो, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल। मैं बोल रहा हूँ कि ये 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, और ये वाली जो साइड है ये अपनी 15 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, दो साइड इक्वल होने पर उसे अपन बोलेंगे आइसोस्केलेस ट्राइंगल। आइसोस्केलेस ट्राइंगल हिंदी में इसको बोलेंगे अपन समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। ये देखो, अब इसको थोड़ा सा मैं और ढंग से बना दूं ताकि थोड़ा अच्छा समझ में आए। चलो ये थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं इसको इस तरीके से। ये तीनों साइड ये अलग अलग हैं, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है। ये 10, वो 15, ये 20, मतलब तीनों साइड ही अलग अलग हैं, कोई भी साइड इक्वल नहीं है। इस तरीके के ट्राइंगल को अपन बोलेंगे स्केलिन, स्केलिन ट्राइंगल। बोले तो विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं है। मैं रिपीट कर देता हूं, उसको बोलेंगे स्केलिन ट्राइंगल। जिसकी दो साइडें आपस में इक्वल हैं, आइसोस्केलेस ट्राइंगल। जिसकी तीनों साइडें इक्वल हैं, उसको बोलेंगे अपन इक्विलेटर ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगलों के कुछ टाइप मैंने आपको बता दिए। मैंने आपको और भी बताया था, जिसमें एंगल 90 डिग्री से कम हो उसे अपन बोलेंगे है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसको बोलेंगे अपन राइट एंगल ट्राइंगल। और जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 से कम हो उसे अपन क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अपन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और सुनिए, ये बेसिक है, सबको आना चाहिए। जो भी कोई 9th क्लास में ज्योमेट्री की स्टार्टिंग करेगा, इनके बिना काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इन चीज़ों को आप नोट कर लेना, लिख लेना, कुछ भी कर लेना। बेसिक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हो सकता है आपको रेगुलर ना डाल पाऊँ वीडियो, मुझे भी पता है, टाइम नहीं निकलेगा इतना। अभी थोड़ा बहुत फ्री हूँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, तो आपके लिए कुछ बना रहा हूँ, पढ़ सकते हो आप। वरना भाई आपको भी पता है हर कोई आजकल कमाने में लगा है, भाई मैं भी लगाऊं। जब क्लासें अपनी चल जाएंगी प्रॉपर तो भाई मैं पढ़ाऊंगा ही, टाइम नहीं निकल पाऊंगा ना। तो कुछ चीज़ें जितनी मैं आपको दे सकता हूं मेरी तरफ से बना रहा हूं, आप पढ़ सकते हो अभी। और देखिए कोई भी एंगल, ये छोटी छोटी बातें आपको इन पर भी गौर करना है। अब आप इनको तो आप जानते होंगे भाई, कोई एंगल 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट एंगल, कोई एंगल 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल, कोई एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूज एंगल, और कोई एंगल अपना मान लीजिए 180 डिग्री है तो उससे अपन बोलेंगे, मैं आपको दो नाम बोल दे रहा हूँ, चलो ये आपको खुद को मुझे बताना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, इन दोनों का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है, मुझे कमेंट करके बताना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। एंगल्स की कहानी बस, इसके बाद और सुनो, इसको थोड़ा गौर से देख लेना आप, इसके बिना काम नहीं चलेगा। देखो प्यारे बच्चों, ये एक ट्रेन की पटरी है। अब आपको पता है कि ट्रेन की पटरी की जो डिस्टेंस होती है बीच की, वो कैसी होती है? बिल्कुल इक्वल इक्वल होती है।
ट्रेन की पटरी पर जब कोई ट्रेन चलेगी तो डिस्टेंस कैसी होगी, बिल्कुल इक्वल। क्या ट्रेन के पहिया कभी भी एक दूसरे के आगे पीछे ऐसे आ सकते हैं, क्या नहीं आएंगे, वो बिल्कुल ऐसे ही चलेगी, बिल्कुल इस तरीके से। इसमें मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ वो सुन लीजिए। जब भी कोई अपनी दो लाइन इस तरीके से हो और उनकी बीच की डिस्टेंस कैसी हो, इक्वल, ठीक है, यानी टू लाइंस एंड उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उनके बीच की क्या जो डिस्टेंस है बिटवीन इन दीज लाइंस, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस आर इक्वल ईच पॉइंट। इंग्लिश में बोलूँगा तो मुझे पता है आपकी शायद समझ में नहीं आएगी, सुनो हिंदी में। कोई भी दो लाइन आप खींचोगे, इन दोनों लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी हमेशा इक्वल होगी। तो ये दोनों लाइनें चाहे आप इनको आगे कहीं तक भी ले जाओ, इधर आप तुम कहीं तक भी ले जाओ, क्या ये लाइनें कभी एक दूसरे को काटेंगी? तो आप बोलेंगे सर क्यों काटेंगी, जब ये हर एक पॉइंट पर इस तरीके से ऐसे ऐसे बढ़ती जाएंगी तो ये आपस में ऐसे क्यों काटेंगी? बताओ, ये कोई पागल या बावड़ी थोड़ी है जो एक दूसरे को काट जाएंगी। ये भी ऐसे बढ़ रही है, ये भी ऐसे ही बढ़ रही है, तो ऐसे तो बढ़ेंगी और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये हमेशा इक्वल रहेगी। तो ये ऐसे ऐसे चलती हुई जाएंगी, क्या आपस में काटेंगी थोड़े ही? अगर ऐसी लाइन आपस में नहीं काटती हैं, उनकी डिस्टेंस हर एक पॉइंट पर इक्वल होती है, तो उन लाइंस को अपन बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। और इन्हीं पैरेलल लाइन से मिलकर बनता है अपना पैरेललोग्राम। देखो ये बन गया अपना पैरेललोग्राम, ये वाला। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऊपर वाली लाइनें भी पैरेलल होती हैं, ऑपोजिट लाइंस कैसी होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। ये दोनों लाइनें कहीं तक बढ़ा दो, नहीं काट सकती आपस में एक दूसरे को। ये दोनों को कहीं तक बढ़ा दो, एक दूसरे को काट ही नहीं सकती। और अगर काट जाए तो पैरेललोग्राम है ही नहीं, काट जाए तो पैरेललोग्राम है ही नहीं। इस बात को भी ध्यान रखना, दावा कर देना कहीं भी जाके, कोर्ट केस कुछ भी कर देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनो, जब कोई दो लाइन आपस में कहीं भी एक दूसरे को काटे नहीं, उनके बीच की डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल हो, तो उनको बोलेंगे हम पैरेलल लाइंस। क्लियर है? इनके बीच में क्या क्या हम पढ़ सकते हैं, कंक्लूजन वो देख लो। इस तरह की लाइन को अपनी कोई एक इस तरह कोई लाइन, एक तिरछी लाइन अपन ने इसमें डाल दी, हिंदी में तो इसको बोलेंगे तिर्यक रेखा। अब तिरछी लाइन डाली है तो तिर्यक रेखा, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे अपन ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको? ट्रांसवर्सल लाइन। थोड़ा वैसे दिमाग में ध्यान रखना, बार बार जब इन चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको दिमाग में रट जाएंगी चीज़ें। और हिंदी में प्रतिच्छेदी रेखा या तिर्यक लाइन बोलते हैं इसको। सुनो आप यहाँ से क्या क्या सीख सकते हो। मोस्ट भाई अब अपना शुरू होता है प्रोग्राम यहाँ से। जो पॉइंट्स मैं अब आपको बताऊंगा, ये पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। तो इनको दिमाग में सेट कर लेना। ज्योमेट्री में हर जगह आप इनसे टकराओगे, हर जगह। अब देखो प्यारे बच्चों, इस लाइन के इधर गौर करना, इधर अंदर की तरफ, इन दोनों लाइनों के अंदर की तरफ की बात कर रहा हूं मैं, इधर वाला एंगल और इस लाइन के इधर वाला एंगल, ये वाला एंगल देख लो। ये दो लाइनें हैं, इन दोनों लाइन के उधर वाला ये एंगल अंदर की तरफ, इसी लाइनों के बीच में इस लाइन के जस्ट इधर वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं हमेशा। और इन एंगल्स को अपन क्या बोलते हैं, इसको मैं नाम दे रहा हूँ एंगल 1 और इसको नाम दे रहा हूँ मैं एंगल 2। एंगल 1 ऐसे एंगल लिखते हैं अपन, और एंगल 2 इक्वल होते हैं बिकॉज इनको हम बोलते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, शॉर्ट में हम इनको लिखेंगे IA। देखो अंदर की तरफ है इसलिए इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं एकांतर कोण। और हिंदी मीडियम वाले भी आप अगर IAA लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और सुनिएगा, अगर मान लीजिए 1 और 2 के इक्वल है तो भाई इस तरफ जो एंगल बनेगा अपना
एंगल 3, तो इस तरफ के एंगल के इक्वल होगा, इस तरफ के एंगल के इक्वल, एंगल 4 के इक्वल, यानी कि इधर का किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल। 3 किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल। ये भी अपना वही होगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, सेम टू सेम वही होगा। 1 2 के इक्वल और 3 4 के इक्वल हो गया। अगला सुनो प्यारे बच्चों, कभी भी जब दो लाइन आपस में इस तरीके से काट जाएं तो उनके सामने जो एंगल बनते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये बन गए ना सामने, और इधर से ये वाला एंगल और इधर से ये वाला एंगल, ये भी हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। इनको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो भाई 1 के इक्वल अगर मैं इधर बनाऊंगा इस तरफ की साइड में, तो 1 2 3 ये आ जाएगा अपना 5। तो भाई एंगल 1 इक्वल होगा अपना किसके, एंगल 5 के। एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। हो गया। ऐसे ही 3 के इक्वल अपन इधर एक एंगल और बना सकते हैं, या फिर यहां अपन ले सकते हैं 2 के इक्वल क्या आएगा, 6। 3 के इक्वल अपन इधर और एक एंगल बना सकते हैं, वो आ जाएगा 7। और 4 के इधर अपन एक और एंगल बना सकते हैं, वो आ जाएगा अपना 8। तो कुल मिला के बात ये समझ लो आप, 1 इक्वल हो गया किसके, 2 के, और 1 के इक्वल क्या हो जाएगा, 5, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ऐसे 3 इक्वल होगा किसके, 7 के, और 3 इक्वल होगा 4 के, और 3 इक्वल होगा 7 के। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यहाँ पर लिख सकते हो आप, 3 इक्वल होगा किसके, 7 के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और देखो 2 इक्वल होगा किसके, 6 के। 2 इक्वल होगा किसके, 6 के, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और देखिए आप 4 इक्वल होगा किसके, 8 के, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सेम टू सेम वही चीज़ आएंगी अपनी। 4 आ गए अपने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वाले आपस में इक्वल, ये वाले आपस में इक्वल, ये वाले आपस में इक्वल, और ये वाले आपस में इक्वल। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। देखो ज़्यादा इस तरीके से छुमंतर बनेगा, ज़्यादा आपने जाल बिछेगा यहाँ पर, इनसे घबराना नहीं है आपको। मैं बहुत आराम से आपको समझा रहा हूँ चीज़ें। इतनी चीज़ें आने के बाद अब अपन यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, समझो। चलो और मैं इसी में आपको कुछ बता देता हूँ। जब भी इस तरीके से अपने एंगल बनेंगे, देखो ये लाइन, इसके नीचे कौन सा एंगल है अपना, इस लाइन के इधर देखना है अपन को। ये है यहाँ पर 8, इस लाइन के इधर और नीचे की तरफ। ऐसे ऊपर देखो, इस लाइन के इधर और नीचे की तरफ क्या बना हुआ है, 3। और 3 और 8 भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 3 इक्वल क्या होगा, 8। प्यारे बच्चों, इनको हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, या संगत कोण भी बोल सकते हो आप। तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सी, इस तरीके से, या इसको आप सी ए भी लिख सकते हो शॉर्ट में, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और हिंदी में बोलते हैं इसको संगत कोण। सेम इधर देखो आप, ऐसे ही एंगल 1 इधर की तरफ किसके इक्वल आएगा, एंगल 6 के इक्वल आएगा। 1 किसके इक्वल आएगा, 6 के इक्वल। वही रीजन आएगा सी ए। प्यारे बच्चों और देखो, ऐसे ही 5 किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। इस लाइन के इधर 5 है, इस लाइन के इधर 2 है, और 5 और 2 भी आपस में इक्वल आ जाएगा। ये भी वही आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे यहाँ देखिए, इधर 4 है और इस लाइन के इधर अपना 7 है, 7 और 4 भी इक्वल आएंगे। ये भी आ जाएगा अपना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देखो कितनी सारी चीज़ें मैंने आपको निकाल दी हैं यहाँ पर। आराम से आपको सब कुछ समझना है, इनके बिना काम नहीं चलेगा। ज्योमेट्री मैं डर नहीं बना रहा आपके, लेकिन हाँ ज्योमेट्री इजी है, बहुत ज़्यादा इजी, बशर्त कि आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए। यहाँ से हम बहुत सारे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, बहुत सारे। अभी तो इसमें बहुत कुछ बच रहा है अपना। देखिए अंदर के जो एंगल बचे हुए हैं अपने, एंगल 3 और 2, एंगल 3 और 2, इन दोनों का सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। ऐसे इधर बचे हुए हैं अपने एंगल 1 और 4, इन दोनों का सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री।
सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। कोई भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके बीच के जो सम होता है एंगल्स का होता है 180 डिग्री। इसलिए कोई भी अपना जो पैरेललोग्राम होता है, तुमने अगर ये चीज़ें नहीं पढ़ी हो, मुझे लगता है कि 8th क्लास में आ गई होगी 100%। कभी भी आप देख लेना, इसका एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ऐसे ही देख लीजिए, ये दोनों आसपास हैं, इन दोनों का सम भी हमेशा 180 डिग्री होता है। ऐसे ही आप देख लीजिए, ये दोनों एंगल आसपास हैं, इन दोनों का सम भी हमेशा 180 डिग्री होता है। और ये दोनों भी आसपास हैं, इन दोनों का सम भी हमेशा 180 डिग्री होता है इन ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम की कंडीशंस हैं। तो आई होप, देखिए ऐसे ही अपना 5 इक्वल होगा किसके, 6 के। किसके इक्वल होगा, 6 के। तो इसमें बताने को बहुत सारी चीज़ें हैं। अब तक मैंने जितना भी आपको बताया है, तो आप इसको समझने की कोशिश करना, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, जितनी बार वीडियो देख सकते हो देखो। बहुत महंगी महंगी वीडियो है जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जो ट्यूशन्स पढ़ाई वगैरह होती है ना, वो इन्हीं चीज़ों के लिए होती है। ये चीज़ें हैं जो मेन, जो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं स्पेशल होशियार बनाने के लिए, तो ये चीज़ें होती हैं। वो बहुत से बच्चे मास्टर लोग आपको एक झटके में आंसर बता देते हैं, इसका कितना एंगल होगा, तो इन चीज़ों को जानते हैं मास्टर। तो देख लो, मैं मास्टरों की पोल पट्टी आपको दे रहा हूँ। अब आप कर सकते हो कुछ भी। अब मैं जल्दी जल्दी फ्लो में एक बार और बता रहा हूँ आपको, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। देखो, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये हमने एक ट्रांसवर्सल लाइन डाल दी। प्यारे बच्चों, मुझे एक चीज़ और ध्यान आ रही है यहाँ पर, इसे और देख लो। एक लाइन के दोनों तरफ मैंने देखो तीर का सा निशान बना रखा है, और एक लाइन में इस तरीके से 2 पॉइंट्स के बीच में डाल रहा हूँ, पॉइंट ए और पॉइंट बी। देखो इन दोनों में अंतर देख लो प्यारे बच्चों। इसको तो अपन बोलेंगे लाइन सेगमेंट, और इसको हम बोलेंगे लाइन। लाइन कहीं भी रुकती नहीं है, लाइन कहीं भी जा सकती है, इन्फिनिटी, ठीक है, या इनफाइनाइट, जो भी आप बोलते हो। इसको आप कहीं तक भी ले जाओ खींच करके, बिकॉज ये लाइन है। और लाइन सेगमेंट की एक फिक्स डिस्टेंस होती है। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि भाई 6.8 सेंटीमीटर, तो 6.8 सेंटीमीटर 2 पॉइंट के बीच की फिक्स डिस्टेंस है। अब 6.8 मतलब 6.8 ही रहेगी वो, उससे ज़्यादा हम उसको नहीं कर सकते, क्योंकि 6.8 के लिए बोला गया हमको। थोड़ा और अपन उसको बढ़ाएंगे थोड़ा बहुत, तो जैसे मान लीजिए 8.5 हो गई वो। इस तरह की जो लाइन होती है उससे अपन बोलते हैं, जिसकी फिक्स मेजर हो अपने पास, जो मेजरमेंट हो, उसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और जिसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, उसको आप कहीं ले जाओ, इस तरीके के तीर लगे हुए हैं, उसको बोलते हैं लाइन। अब ये आपको कहाँ काम आएगी, कंस्ट्रक्शन में। जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो लिखते हो ना, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी, ड्रॉ ए 5.2 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ए बी। तो कहाँ लाइन सेगमेंट आ रहा है, फिर ऐसे ही अपन लिख देते हैं ड्रॉ ए लाइन। तो लाइन सेगमेंट और लाइन का अंतर समझ लो। जब फिक्स डिस्टेंस है तो लाइन सेगमेंट लिखो, और जब डिस्टेंस नहीं है, यूं ही खींच रहे हैं लाइन को अपन, तो वो लाइन है, वो लाइन है और ये लाइन सेगमेंट है। छोटी छोटी बात है, लेकिन बहुत बड़े मायने इन बातों के, ठीक है। और देखो, ये 2 लाइन हो गई पैरेलल्स, इनके बीच में आपको बताता हूँ, अब जल्दी जल्दी बताता हूँ। एक एंगल इधर बनेगा, एक एंगल इधर, एक एंगल इधर, और एक एंगल इधर। एक एंगल इधर बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। सबका मैं नाम दूंगा अपने हिसाब से, 1 2 3 4 5 6 7 8। प्यारे बच्चों, 1 किसके इक्वल होगा, 5 के। 2 किसके इक्वल होगा, 6 के। और ये कैसे हैं अपने इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। प्यारे बच्चों, 1 किसके इक्वल होगा, 3 के। प्यारे बच्चों, 2 किसके इक्वल होगा, 4 के। अगर आपसे कोई बोले 4 किसके, तो 2 के, ऐसे बोल दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो, 6 किसके इक्वल होगा, 7 के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। 5 किसके इक्वल होगा, 8 के, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था, इधर वाला एंगल 3 इस लाइन के इधर है, तो इस लाइन के इधर आएगा 5।
5 और 3 इक्वल हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इस लाइन के इधर 2 है और इस लाइन के इधर 7 है, तो 2 और 7 इक्वल हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इस लाइन के इधर जाओ 4 है, इस लाइन के इधर आ जाओ 6 है, तो 4 और 6 इक्वल हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इधर आ जाओ लाइन के तो 1 है, इधर आ जाओ लाइन के तो 8 है, ऐसे ही 1 और 8 इक्वल हो जाएंगे, हो गए, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर मैंने आपको बताया था 2 और 5 का सम कितना होगा, 180 होगा, 1 और 6 का सम कितना होगा, 180 होगा। इंटीरियर एंगल का सम इन बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को सीख गए होंगे, नहीं सीखे तो फिर से रिवाइज करो। एक बार मैं मोटा मोटा फिर से आपको समरी कराता हूं, बार बार इसलिए करा रहा हूं ताकि आप चीज़ों को ढंग से समझ जाओ परफेक्टली, और आगे जाके हमारा, अपने माँ बाप का, अपने देश का, अपने खानदान का, अपना घर का, सबका नाम रोशन करो और कहीं जाके अच्छा रोज़गार पाओ, बढ़िया काम करो। पढ़ाई है जो कुछ है, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। बाकी जिसको कुत्ते मारने खूब मारो। और सुनिए, मैंने आपकी स्टार्टिंग में बताए थे ट्रायंगल्स के टाइप। ट्रायंगल्स के टाइप में मैंने बात की थी सबसे पहले कि जिस ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं हो, कोई भी इक्वल नहीं है, तो उसको बोल देंगे अपन स्केलिन ट्रायंगल। जिसमें 2 साइड इक्वल हैं उसको बोलेंगे आइसोस्केलेस ट्रायंगल। जिसमें तीनों साइड इक्वल हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। उसके बाद मैंने बात की थी जिस ट्रायंगल में एक भी एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा ना हो या 90 डिग्री से कम हो सभी एंगल, उसको बोलेंगे अपन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद मैंने बात की थी जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो उसे बोलेंगे अपन राइट एंगल ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो उसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये छोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई हैं, इन बातों को आपको ढंग से करना है, परफेक्टली सीखना है। ये बहुत सारा बेसिक मैं आपको बता चुका हूँ। इस बेसिक के बाद आप किस में एंट्री करोगे, ज्योमेट्री में। फिर मैंने आपको बताया था किसके बारे में, स्टार्टिंग में मैंने कॉन्ग्रुएंसी से की थी, और कॉन्ग्रुएंसी के लिए मैंने आपको बताया था कोई भी 2 चीज़ें, कोई भी फिगर, कुछ भी, हाथ के एग्जाम्पल भी मैं आपको दिए थे, ये दोनों अगर दिखने में और हर तरह से मेजरमेंट में, हर साइज़ में अगर इक्वल हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट है। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ये 2 रुपये की माचिस, 1 रुपये की, 1 रुपये की है ना, ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ये है तो दोनों लिक्विड ही भरने के काम आएगी, एक में इंक आती है, एक में पेप्सी वगैरह, पानी वगैरह कुछ भी पी लीजिए आप। दिखने में तो गोल गोल हैं लेकिन ये क्या कॉन्ग्रुएंट है? तो आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल सर नहीं है। कि आपने बताया हमें परफेक्टली, तो बिल्कुल नहीं है। क्लियर है? चलो सर, तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी जोर लगा दिया आपके लिए आज। इन चीज़ों को आपको ढंग से पढ़ना है। अब मैं बताता हूँ किसी बच्चे की मैथ कमज़ोर या कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर रहने का मेन कारण क्या है। देखो, चाहे कोई कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, कितना भी, और कोई ज़्यादा ही कमज़ोर है तो भाई मैं उसका कह नहीं सकता। सबसे पहले धर्म बनता है टीचर का, कि टीचर को बच्चे को समझाना चाहिए कि बेटा ये कमियाँ आपके अंदर हैं। क्योंकि समझ हम जन्म से लेकर पैदा नहीं होते हैं, समझ हमें मिलती है अपने आसपास, अपनी सोसाइटी से, अपने समाज से, अपने घर में अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने, और सबसे जो मेन रोल है वो होता है टीचर्स का। तो टीचर्स के लिए या बच्चों में आपसे ये बात बोलूँगा कि आप कभी भी अपना हक मांगने में एक तो शर्माया मत करो। आपको अगर परफेक्टली होशियार बनना है ना तो क्वेश्चंस किया करो टीचर्स से आप, तभी आपको जवाब मिलेंगे। और टीचर्स का फ़र्ज़ होना चाहिए कि हम बच्चों की समझ को पकड़ें थोड़ा सा, कि उनको किस तरीके से समझ में आएगा। अगर कोई बच्चा कमज़ोर है ना तो उसको पहले अपने बेसिक्स पर ध्यान करना चाहिए। आपको अपना बेसिक पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ोगे आप तो आप नहीं हो सकते होशियार। आप सोचो कि हवाबाजी से हम होशियार हो जाएं तो गलत सोच रहे हो आप, नहीं हो सकते। आप तुक्के लगा के, नकल कर कर के आप पास हो जाते हो, उससे कोई काम थोड़े चलेगा। आपको आगे जाके बेरोज़गार घूमना पड़ेगा फिर। या डिग्री लेके सिर्फ शादी करनी हो तो वो एक अलग बात है। आप माँ बाप का अगर पैसा लगा रहे हो तो सही तरीके से पढ़िए। क्योंकि मैं आपको अपने जीवन में जो अब तक का मेरा अनुभव है मैं वो बता रहा हूँ आपको। ये नहीं है कि मैं भी अंदर से जब जन्म हुआ था हमारा तो हम अभिमन्यु की तरह कहानी सुन करके ज्ञानी हो गए। नहीं भाई,
धीरे धीरे ज्ञान आता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना है, कैसे लोग बाग अपने बारे में बुरा बोलते हैं, कैसे कौन अपनी तुष्टिकरण करता है, अपनी मतलब बुराइयां करता है, चुगलियां करता है। सबका सामना करो, कोई आपसे चाहे कुछ भी बोले, बट आप अपनी जगह सही हो, आप अपनी मेहनत पूरी ईमानदारी के साथ करो। ये कहने वालों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपको पढ़ना होगा, आपको पढ़ना होगा, बिना पढ़ाई को काम नहीं चलेगा अपना, ठीक है। और मैं तो ये कहूँ कि कहने वालों का आप बिल्कुल भी गौर मत करो। अगर आप उनकी कहीं चर्चा भी करते हो कि मेरे बारे में फलाना ढहका ये बात कर रहा है, तो आप उसका नाम लेकर के उसको ही महान बना रहे हो, है ना। किसका नाम मत लो, बस मस्त पढ़ते रहो आप। क्लियर है। दूसरी बात सुनो, आपको कैसे होशियार बनना है, तो चीज़ों को आप बार 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 पढ़ो। होशियार बनने का सबसे बेस्ट यही तरीका है सिर्फ और सिर्फ एक तरीका, चीज़ों को बार 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 पढ़ो। आप अपने डर पर विजय पालो। बोले तो मैं अब आपसे बोल देता हूँ, जब आप पहली बार पढ़ोगे आपको चीज़ें थोड़ी अजीब लगेंगी, हो सकता है समझ में भी ना आए, तो आप इरिटेट हो सकते हो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन फिर भी आप पढ़ो, उसको दूसरी बार देखो, फिर भी अजीब लग सकता है, तीसरी बार देखो। अब मैं गारंटी ले रहा हूँ, तीसरी बार में आप जब देखोगे आपको इतना अजीब नहीं लगेगा जितना पहले लग रहा था। चौथी बार देखो, अब आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, आपका माइंड खुलने लग जाएगा। पांचवी बार देखो, अब आपको एकदम से लगेगा कि हाँ यार हम कर सकते हैं। छठी बार देखो तो आप देखेंगे तब तक आप उस टॉपिक को परफेक्टली सीख चुके होंगे। उसके बाद आगे बढ़ जाओ। बोले तो जो टॉपिक आपको सबसे हार्ड लगे ना, उतनी बार देखो उसको, बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो, जितना देख सकते हो। हर किसी चीज़ में, अच्छे काम में टाइम लगता है। कोई भी बड़ा काम क्यों ना हो, अगर अपन को मंगल पर यान भेजना है ना, तो आज सोच करके कल नहीं भेज सकते हम। उसके लिए 5 साल, 6, 10 साल, 20 साल, पता नहीं कितना टाइम लग सकता है। बहुत बड़ा प्लान किया है हमने। उसी तरीके से आप छोटे से शुरुआत करो। लेकिन देखो, एक बात मैं आपको अभी बता देता हूँ, जो आप बार 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 चीज़ों को देखोगे होशियार होने के लिए, यही चीज़ें आपको क्या बनाएंगे, एक तरीके से मान लीजिए आपका मंगलयान बन चुका है, फिर आपको आगे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बेसिक समझने के बाद आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और मैं खुद एक टीचर बोल रहा हूँ, पढ़ाने वाला आपको ये बात बोल रहा है, क्योंकि हम क्या टीचर ऐसे हो गए, हमने भी तो चीज़ें पढ़ी हैं। मैं अगर आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ तो क्या ऐसे पढ़ा रहा हूँ, शक्तियाँ मिलती हैं मुझे, कोई भजन करता हूँ या ज्योमेट्री का मैं कोई कैप्सूल खाता हूँ, ज्योमेट्री का कैप्सूल खा लिया मैं आपको पढ़ाने आ गया। नहीं भाई, आप टीचर्स को भी ऐसे मत सोचा करो कि यार वाह क्या भगवान है, तो साक्षात्कार शक्तिमान आ गया। शक्तिमान नहीं, हम भी आप जैसे ही हैं, हमने भी चीज़ें पढ़ी हैं, पढ़ने के बाद आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो। मेहनत करो, बस जितनी कर सकते हो मेहनत करो, ठीक है। मेहनत से कभी पीछे मत हटो। और आज का टाइम फुल कंपटीशन का टाइम है। कम पढ़े तो भी किसी काम के नहीं, बीच के से पढ़े तो भी किसी काम के नहीं हो, ढंग से पढ़े तो काम के हो, तो ही काम चलेगा। ढंग से पढ़ो, पढ़ना है तो, वरना कुछ नहीं। माँ बाप का पैसा वेस्ट मत करो। और आज के टाइम बिना पढ़ाई लिखाई के कुछ भी नहीं है। तो जितनी भी बातें मैंने आपको आज बताई हैं उनका थोड़ा ध्यान रखना। और कोई भी अपना टीचर क्यों ना हो, सभी टीचर्स का सम्मान करना, कोई भी क्यों ना हो, ठीक है। और रेगुलर पढ़ाई करते रहना। अपनी कोई भी बात हो बेधड़क पूछा करो, कमेंट किया करो, बस मैं बता दूं रिप्लाई लेट आएगा, रिप्लाई टाइम पर नहीं आएगा, है ना। मेरे पास भाई, मैं भी अपने कुछ और काम कर रहा हूँ, फिलहाल हम भी किसी काम में लगे हुए हैं, तो इतनी जल्दी रिप्लाई नहीं आ सकता। मैं इस बात को फिर से रिपीट कर दूं कि मैं, देखिए फिर से बोल रहा हूं, सभी कमाने में लग रहे हैं, तो भाई मुझे भी अपनी आजीविका के लिए कुछ करना है। मैं मोस्टली स्कूल और ट्यूशन 2 काम करता हूं। जब मेरे पास बच्चे हो जाएंगे ज़्यादा तो मैं इसको रेगुलर नहीं कर पाऊँगा, आपके लिए वीडियो शायद नहीं बना पाऊँगा। अब जितना टाइम मैंने दिया है, इस टाइम में मैं सोचूंगा कि मैं अपना कुछ करूँ। तो जो ये काम है, ये काम मैं, सेवा का काम, जो भी सेवा भाव मेरे से बनेगा, इस काम को मैं करने लायक हो जाऊंगा जिस दिन, सारे टेंशन से फ्री, जिस दिन मैं अपना व्यक्तित्व उठा लूँगा, बोले तो अपने घर वालों का उद्धार कर दूँगा, तब भाई मैं भी इस काम में पूरी तरीके से समर्पित हो जाऊँगा। अभी तो पहले मुझे अपने आप को ही संभालना है बच्चे लोगों, ठीक है। मुझे भी बहुत कुछ बड़ा करना है, मेहनत कर रहा हूँ। और मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, सीख रहा हूँ चीज़ों को, आपकी तरह एक विद्यार्थी हूँ मैं भी।
बट अपने तजुर्बे, अपने कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप पढ़िएगा मन लगा के, कैसे आप अपनी चीज़ों को परफेक्ट कर सकते हो, इन बातों का आपको बताता हूँ। थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम हो मुझसे तो बेधड़क मत देखना वीडियो, या फिर कोई भी गलत विचार भी मत लाना, और जिसको अच्छे लगते हैं अच्छे विचार प्रकट करना। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए काफ़ी है, फिर मिलते हैं अगर टाइम मिलता है तो।